जिस रोज़ मुझे उन्होंने कहा कि तुम ये किरदार कर रहे हो, तो मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो मैंने उनसे अगले दिन जाके बोला भी कि सईद साहब, मैं अभी तक मैंने अपने आप से कहा नहीं है कि मुझे ये किरदार मिल गया है। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। और बेमिसाल अदाकार पवन मल्होत्रा इस हफ्ते भी हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो यकीनन एक न एक दिन आप उसे पा ही लेते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पवन मल्होत्रा में देखी जा सकती है। दिल्ली में पैदा हुए पवन मल्होत्रा ने बिना किसी गॉडफादर के सपनों की नगरी मुंबई में अपना एक अलग मकाम बनाया। हालांकि पवन मल्होत्रा ने अपने सफर की शुरुआत फिल्म गांधी से बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट की, लेकिन जल्द ही इन्हें अदाकारी का मौका मिला, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नुक्कड़ का हरी भाई हो, ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन या भाग मिल्खा भाग का कोच गुरुदेव सिंह, हर किरदार अपने आप में अलग ही छाप छोड़ता है। यूं तो पवन मल्होत्रा ने हर किरदार को अपने अंदर उतार दिया, लेकिन कुछ किरदार इनके ऐसे हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी लोग बाग बहादुर और सलीम लंगड़े पर मत रो फिल्म देखकर जज्बाती हो जाते हैं। हिंदी, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों के साथ साथ पवन मल्होत्रा वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रहण और टब्बर काबिले जिक्र है। फिल्म फकीर में बेहतरीन अदाकारी के लिए पवन मल्होत्रा को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पवन मल्होत्रा को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अच्छे फनकार बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि वो पैदा ही फनकार बनने के लिए होते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। ज़्यादातर लोग आपको आपके काम से पहचानते हैं, आपके नाम से नहीं। कैसा लगता है आपको? नहीं, चाहूँगा कि लोगों को पता रहे कि पवन मल्होत्रा हूँ। हाँ, पर ये अक्सर हुआ है, काफ़ी बार हुआ, अक्सर तो कहना गलत होगा, कि कुछ लोग आए और सर आपका वो किरदार और वो किरदार देखा और आपने ऐसा किया और सब बिग फैन सर, ऐसा बोल के, और सर पर आपका नाम क्या है? तो मैंने अपने एक डायरेक्टर दोस्त को एक रोज़ बोला कि यार ये एक दो बारी से ज़्यादा हुआ है। तो उसमें ये भी है, सच है कि आप जो गॉसिप मैगजीन्स होती हैं उसमें आपकी फ़ोटो छपती रहे तो वो अच्छा वो अलग चीज़ है। पर एनीवे, वो मेरे डायरेक्टर दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो तुम्हारे किरदार के साथ जीते हैं। तुम्हारा एक किरदार पता चलेगा तो बोलेंगे उसमें भी देखा था, उसमें भी देखा था, उसमें भी देखा था। पर एज एन एक्टर हर कोई चाहेगा भाई मेरा नाम जाने। वो मतलब ये कहना झूठ होगा कि नहीं नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इच्छा तो होती। देखिए, वो जब लोग आते हैं आपका काम अप्रिशिएट करते हैं, तो किसी भी आर्टिस्ट को, एनी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, उसको अच्छा लगता है कि आप किस लिए परफॉर्म करते हैं, सो दैट योर वर्क इज अप्रिशिएटेड। इट इज नॉट ओनली कि मैंने किया और मैंने पैसे लिए और मैं घर चला गया और बाकी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। आप व्हेन योर वर्क इज अप्रिशिएटेड, इवन आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि भीमसेन जोशी जैसे भी शख्सियत जब बैठ के गाते थे तो अगर ताली बजे तो उनको भी अच्छा लगता होगा। कि तो ऐसा कोई फैन मोमेंट जो आपको याद हो? देखिए, ऐसे तो शुरू में तो बल्कि एक लड़की अगर मेरी शर्ट पकड़ के ना रो रही है कि हम फंक्शन पे गए हैं, तो बिल्कुल शुरू में नुक्कड़ के टाइम में हम गए थे फंक्शन में, तो मुझे बड़ा, और मुझे लगा भीड़ में उसको कोई तंग कर रहा है, तो मैंने उनसे पूछा इज एनीबॉडी ट्रबलिंग यू? नो नो, आई वांट योर ऑटोग्राफ। आई सेड ओके, बट आपको किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया, आप रो रहे? नहीं, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने बोला हाँ पेन दीजिए। तब तो सच बताएं तो हमें ये भी नहीं पता था कि लिखे क्या, क्योंकि डरना था। और मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि रो रही है, और कोई 10-12 साल की बच्ची नहीं थी, शी वाज अ ग्रोन अप लेडी। और या एक मोमेंट कुछ ऐसी कि एक फिल्म की और हीरो की सिस्टर ने आकर, उसमें मेरा किरदार बहुत अप्रिशिएट किया गया और इम्पोर्टेंट था।
और उसने आके मुझसे बोला थैंक यू जो मेरे आपने मेरे भाई, और जिस तरह से उसने बोला था ना, तो वो एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस तरह, और भी बहुत सारे छोटे छोटे, कभी कभी लगता है कि when somebody appreciates your work, बिल्कुल। वो मोमेंट, तो वो तो इस तरह, और जो हमारा सिनेमा भी रहा है, तो लोग भी जो अप्रोच करते हैं वो थोड़ा दे टॉक अबाउट योर वर्क, वो आपका जो काम देख चुके हैं, आपके किरदार देख चुके हैं, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सलीम लंगड़े पे मतरों का अंडरवर्ल्ड का और ब्लैक फ्राइडे का अंडरवर्ल्ड का बिल्कुल, और बिल्कुल भिंडी बाजार अलग। का अलग लोग अलग, हैं, बिल्कुल। या कई बार होता है ना सरदार कर रहा है, नो बट सरदार वो दे आर डिफरेंट पीपल, यू नो, ग्रहण का सरदार और टब्बर का सरदार, या भाग मिल्खा का सरदार, या जब वी मेट का सरदार, भाई एक लुक कंपैरेटिवली सिमिलर हो सकती है कि टर्बन और दाढ़ी और ये सब, लेकिन इंसान और सिचुएशन तो अलग अलग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अप्रोच, आपका बोलने का तरीका, तो वही मजा है, वही मजा है एक्टिंग में, जब आप वो सब ढूंढते हैं। ओटीटी में आपने टब्बर की थी, जिसके लिए आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। जी, कुछ अवार्ड्स मिले, कुछ अवार्ड्स मिले थे, यस। तो अभी आपको क्या लगता है कि आगे वेब सीरीज का ही जमाना है? नहीं, वेब सीरीज भी हैं, जैसे टीवी में 80 के दशक में टीवी सीरियल्स शुरू हुए, फिर उसके बाद बहुत सारे दूरदर्शन से शुरू हुए थे, फिर 90 में और चैनल्स आ गए, कई टीवी सीरियल्स चल रहे थे जी, फिल्में भी चल रही थी। अब एक और खिड़की खुल गई है, अब फिल्म और टीवी के बीच की एक चीज आ गई है, और उसमें एक प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि आप सपोज आप 8-10 एपिसोड जो करते हैं वो 3-4 फिल्मों की लेंथ है, तो उसमें राइटर को एक मिल जाता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर ज़बरदस्ती ना खींचना पड़े, आप उसमें अलग अलग तहें ले सकते हैं, किरदारों पे धीरे से काम कर सकते हैं, आपको कॉम्प्रेस करके 1.5-2 घंटे में बात नहीं कहनी पड़ रही है, मजबूरी नहीं, एक्टर्स को भी उसमें हर तरह के सीन्स करने को मिलते हैं। तो अभी तक तो मेरे 3 ही आए हैं ओटीटी। पहला मैंने ग्रहण किया था, विच वॉज रिसीव वेरी वेल, लोगों को अच्छा लगा। फिर टब्बर किया, वो तो इंटरनेशनली हिट था। फिर मैंने शिक्षा मंडल किया। अच्छा। और शिक्षा मंडल का सब्जेक्ट तो मैंने दूसरी बार हाँ बोला, उससे पहले सेटर्स इसी सब्जेक्ट पे बनी थी, सिमिलर काइंड ऑफ किरदार था, ऑल्दो इसमें अलग कंसीव किया गया, पर दैट फिल्म डिडंट वर्क। पर मुझे वो फिल्म सेटर्स बिल्कुल नहीं चली थी, और मुझे इस सब्जेक्ट में फिर भी विश्वास था, और शिक्षा मंडल डिड वेरी वेल, तो अभी तक तो रिकॉर्ड यही रहा है। उसके बाद मैंने अभी एक और शूट किया है, कोर्ट कचहरी, जो कि किसी वक्त आएगा, और एक मैं इस वक्त पे कर रहा हूँ शूटिंग उसकी। और आने वाली जो मेरी फिल्में कुछ हैं वो अलग अलग हैं। एक तो फौजा इस वक्त चल रही है जी, बल्कि मैं हरियाणा में तो अभी भी लगी है, बल्कि दर्शकों से, सुनने वालों से कहूँगा कि फौजा ज़रूर जाके देखिए, परिवार के साथ जाके देखिए। जी बिल्कुल। और अभी 7 जुलाई को एक फिल्म आएगी, 72 हूरें। अच्छा। फिर 11 अगस्त को एक फिल्म आएगी, ओ माय गॉड 2, उसमें मैंने एक किरदार किया है। 72 हूरों में तो मेन लीड है मेरा, फौजा में भी मेन लीड है। उसके बाद 2-3 और फिल्में हैं, एक कैप्सूल गिल है, और 2-3 फिल्में जो तैयार हो रही हैं। आपने और भी अदर लैंग्वेजेस में और ज़ुबानों में भी काम किया है। जी, पंजाबी, तेलुगु में। हाँ, तेलुगु के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म फेयर मिला, वहाँ का स्टेट अवार्ड मिला मुझे। पहली फिल्म थी मेरी आईते। तो आपने साउथ की तरफ कैसे रुख किया? नहीं, वो भी मुझे किसी का फ़ोन आया, और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं तो भाषा ही नहीं जानता हूँ। जी। तो उसने बोला सब करते हैं सर, मीटिंग तो कीजिए। और मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आप तो स्क्रीन पर बहुत लंबे चौड़े लगते हैं। अच्छा। तो मेरा तो अंडरवर्ल्ड का है। तो मैंने कहा भाई आपको किसने पहली चीज़ बोल दी कि अंडरवर्ल्ड वाले बहुत लंबे चौड़े होते हैं, और दूसरा अगर स्क्रीन पे मैं जो लगता हूँ तो आप तो मुझे फिल्म के लिए ले रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मुझे तो स्क्रीन पे ही आपको देखेंगे। पर्सनली घर में तो नहीं मैं जा रहा हूँ आपके। वो बात मुझे लग गई थी, तो मैं तय कर लिया। और उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनाई तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, तो वो किया। उसके बाद 1-2 और फिल्में की, तेलुगु में 5 या 6 तेलुगु अच्छा। फिल्में की, उन्हीं के साथ 2 और की। वो थोड़ा अलग फिल्म भी बनाते थे जो रेगुलर बनती थी अच्छा। तेलुगु। अब तो तेलुगु बहुत इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की बन रही हैं।
राजमौली जैसे लोग अभी अलग हाँ, अलग तो फिल्में बना रहे हैं। जी। पर भाषा की मुझे प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ना वहाँ से हट गया, क्योंकि मैं प्रॉम्प्टिंग नहीं ले पाता हूँ। मुझे किरदार करते वक्त मुझे मेरा डायलॉग पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। पर जितना भी स्टिंट था, पर अभी भी कुछ अच्छा किरदार मिलेगा जिसमें अगर गलती से हिंदी बुलवाएं या मुझे लगेगा कि कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। उसके बाद 2012 में मैंने पहली पंजाबी फिल्म भी की। मैं तो पंजाबी हूँ, और तेलुगु फिल्म के वक्त जब भाषा में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं कई बार दिमाग में आता था पंजाबी फिल्म अगर अच्छी कोई आएगी तो करना चाहूँगा। और ईश्वर की कृपा थी कि पंजाब 84, पंजाब 1984 दलजीत दोसांझ के साथ मेरी वो पहली फिल्म थी। किरण खेर, बहुत बढ़िया काम किया था सबने, फिल्म बहुत अच्छी थी। मेरी फिल्म में फिर मैं कह रहा हूँ, पर वाकई में। जी। और मेरी किस्मत अच्छी कि उसी दौरान मुझे ए जन्म तुम्हारे लेके, जो कि मैं सबसे कहूँगा ज़रूर देखिए ए जन्म तुम्हारे लेके, अपने बच्चों को भी दिखाइए। वो यूट्यूब में भी अवेलेबल है और आपको OTT में भी मिलेगी। वो भगत पूरन सिंह जी का मैंने बायोपिक किया, अच्छा। जिन्होंने पिंगलवाड़ा बनाया, और मैंने 20s से लेकर 84 साल तक का उनका किरदार निभाया। जी। और भगत पूरन सिंह जी जैसे लोग 100-200 साल में कभी आते हैं। और ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे वो किरदार करने को मिला। और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने बोला ऐसे ही थे, तो वो और अच्छा लगता है कि जब आप को बनाने वाले या उनके साथ के लोग बायोपिक में बोलते हैं कि ऐसे थे। तो अच्छा, हमने आपके लिए सुना है कि आप जब दिल्ली से मुंबई आए थे तो कुछ आपने ब्रेड बेची थी और गौशाला में भी काम किया था, तो कुछ ऐसा नहीं, भी गौशाला था? में नहीं किया था काम। देखिए, मैं तो प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर सब करता रहा। जी। पिताजी मेरे सक्षम थे, और वो चाहते भी थे कि कहीं भाई बाहर से पैसे मत मांगना, हमसे ले ला। तो हमें लगता था अगर सेल्फ मेड होंगे तो थोड़ा, तो एक हमारे कोई जानने वाले थे, वो जो ब्रेड खराब हो जाती है, टूट जाती है, वो भी एक एक्टर था, पर वो तबेले वालों के कुछ उसके रिश्तेदार थे बम्बई में। अच्छा। तो वो वहाँ से ब्रेड खरीद के, जो खराब ब्रेड होती थी वो उनको जाके बेचता था, वो उसको फॉडर में अपना उसमें अच्छा। मिला के चारे में देते थे। तो वो हमें बताता था। एक बार उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ जहाँ से वो लेता था, तो उसने मुझे बोला दे नहीं रहे, तो मैंने बोला चल मैं बात करता हूँ। और मैंने उन बात की, और फिर उसके बाद कई बार वो नहीं होता था, तो या उसके साथ भी जानने के लिए, वो एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए था। अच्छा। उस वक्त काम भी नहीं था। और तो वो गौशाला में हम जाके नहीं कुछ करते थे। अच्छा। हम सिर्फ वहां जाके देते थे। वो तो एक दिन ऐसी मस्ती में दूध दोहने के लिए बैठ गए, भैंस का अच्छा, देख रहे हैं। वो भैंस के तबेले थे एक्चुअली बम्बई में। अब तो बम्बई के अंदर हो गया वो सब, गोरेगांव और वो सब। तो वो भी किया है। ऐसे तो एड फिल्म्स की प्रोडक्शन और ये सब भी किया। तो इसलिए मैंने कहा जब नए शहर में जाओगे, जो काम आप करना चाहते हो, अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि जाते ही मिल रहा है आपको, या जिस तरह का उस काम में काम करना चाहते हो, कि ये तो नहीं कि हर एक किरदार जो आएगा कर लेंगे आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा किरदार मिले, तो उसके लिए जो इंतजार है उसमें आपको सरवाइव करना है। तो जद्दोजहद का समय कैसा था वो दौर? देखिए, जद्दोजहद तो थी, पर उस वक्त आपको, और जद्दोजहद सारी जिंदगी रहती है, क्योंकि कभी भी इंसान जो है ना, कंटेंट होना बहुत जरूरी है। जी। और उस वक्त तो लगता था ये ऐसी जीवन है ना, ये चल रहा था, चल रहा था। है ना। थोड़ी तकलीफ भी होती थी, लेकिन somehow we managed। और इस तरह हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने somehow they managed। जी बिल्कुल। जितने भी कि आप ऊपर देख रहे हो, अनलेस दे आर फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ, उनकी अपनी एक जद्दोजहद रही होगी। बॉम्बे फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, उनके माता पिता में से कोई स्टार रहा है, या प्रोड्यूसर है, या डायरेक्टर है, या उनके पास वहाँ रहने का अपना घर है और वो सब है, उनका कंपैरेटिवली कुछ आसान होगा, लेकिन उनकी भी अपनी दिक्कतें होंगी ना। तो हमारी थोड़ी ज़्यादा सर्वाइवल का भी था, खाने का ये सब। और वो इस तरह के जितने भी बाहर से लोग आए होंगे, 99% का ऐसा ही रहा होगा, मेरा अंदाजा है। जी। यू नो, ऐसा तो नहीं, बहुत कम ही होंगे कि आए और दूसरे दिन काम मिले और केक वॉक, कुछ होंगे। तो उसको बहुत रोमांटिसाइज भी नहीं करना है, लेकिन उसको याद भी रखते हैं, उसका मज़ा भी लेते हैं। वो एक हर एक चीज़ एक पायदान, पहले आपने सीढ़ी पे पाँव रखा और फिर आप कितना ऊपर जाते हैं,
और कई बार होता है आप सोचते हैं 15वें फ्लोर तक जाना है, ईश्वर आपको चौथे 5वें तक ही लेके जाता है। जी। कई बार आप 15वें से सोच रहे हो 17 तक पहुंच जाते हैं। अब हमारी जर्नी कितनी होगी, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, काम आ रहा है और काम का मज़ा आ रहा है। और ये काम प्रोफेशन ऐसा है कि मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। जी। वो आनंद जो आता है ना आपको अपने काम में, उसमें चाहे रोने का सीन हो, चाहे गुस्से का सीन हो, चाहे खुशी का सीन हो, अंदर से आप खुश हैं तो आप बेस्ट अपना रखेंगे। बिल्कुल। और कॉन्स्टेंटली हर बार नई स्क्रिप्ट है, नया किरदार है, तो वो भी एक चैलेंज एक है। अपने आप में बड़ा ऐसा चैलेंज नहीं है कि आप उसको निभाने का। जी कि आप रोज एक फॉर्म भर रहे हैं, वही नाम भर रहे हैं, वो ये तो हर बार एक नया चैलेंज है। और वो नयापन हमेशा रहेगा आपके साथ। हाँ, अगर अलग अलग आपको किरदार करने को मिल रहे हैं, अलग स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, बिल्कुल। अलग डायरेक्टर्स अलग, और फिर इस प्रोफेशन में मैं हमेशा कहता हूँ आप इतने नए लोगों से मिलते हैं, इतनी नई नई जगह जाते हैं, आप इतने अगर आप और कुछ नहीं तो स्क्रिप्ट्स पढ़कर ही आप कितनी सारी चीज़ें कहाँ से जान सीखते लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीख लेते हैं। पवन जी, आज गुफ्तगू के जरिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप को तो कोई नहीं भूलता है। जी। दोस्त, हमारे तो ऐसे भी दोस्त थे कि दिल्ली में हैं, साल साल भर पैसे नहीं तो फ़ोन ही नहीं किया, पर कुछ काम है तो उसको फ़ोन किया कि यहाँ तो उसमें कोई वो दोस्तियाँ जहाँ से लास्ट मिले थे वहीं से शुरू होती थी। बम्बई में कुछ लोग मिले। ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपको फाइनेंशियली या वैसा सपोर्ट करे, पर एक इमोशनल सपोर्ट भी होती है, वो आपके साथ होते हैं। और एक बहुत कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि थोड़े लेकिन कुछ ऐसे दोस्त कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं, पर कल को अगर आप थोड़ा नीचे हैं, काम नहीं है, तब भी वो आपके साथ है, तो वो आपके दोस्त हैं। तो जीवन तो अच्छा ही रहा है। बिल्कुल। बाकी उतार चढ़ाव तो रोलर कोस्टर तो जीवन होता ही है। मैं हमेशा कहता हूँ बहता पानी है, जब तक पहाड़ी से आ रहा है तो ऊपर नीचे, और थोड़ा जब गहराई आती है थोड़ा शांत भी हो जाता है। तो वो जीवन में तो हर रंग है, हर रंग है। और उसका मजा लीजिए जब पीछे मुड़ के देखेंगे, है ना। जैसे किसी ने बोला कि भाई 50+ में दुनिया में बहुत कम लोग जीते। आज हम काम कर रहे हैं, द फैक्ट दैट लोग हमारा काम देखना चाह रहे हैं, जो देखते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, और हर काम जो अलग अलग तरीके से आप करना चाहते हैं वो नई चुनौती होती है, तो आप जागे हुए हैं। तो ईश्वर की बहुत कृपा है, कुछ लोग हैं जो आसपास आपके हैं जो आपको मन से चाहते हैं, आपके पास स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, सर पे छत हो, खाना हो, 4 लोग आसपास आपको चाहते हों, आपका काम अप्रिशिएट हो और आपको काम मिल रहा हो, तो जीवन अच्छा ही है। बिल्कुल। कोई कंप्लेन नहीं है। और क्या काम मिलेगा इसकी एक्साइटमेंट है। और कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहें? नहीं, यूँ ऑफ एंड पूछेंगी तो मालूम नहीं, पर मैंने एक टीवी सीरियल किया था उजाले की ओर, अब ढूंढने नहीं मिलता है। अच्छा। अब पता नहीं मैंने उसमें कैसा काम किया था, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ, ऋषिदा बुलाते थे हम उनको जी। और उसमें दादा मुनि भी थे, अशोक कुमार जी को दादा मुनि बुलाते थे जी। वो जो भी 2.5-3 महीने हमारी 26 एपिसोड आए थे, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा मैंने क्यों? उसी वक्त सलीम नंगड़ा बाग बहादुर की थी। अच्छा। और दोनों मुझे ऋषिदा ने वो फिल्में देखी थी, तो बिठा के बहुत अच्छे किस्से सुनाया करते थे। पर मेरी वैसे भी बहुत अच्छा रहा जर्नी कि सईद मिर्ज़ा साहब के साथ काम करने को मिला, रोलन जॉफे के साथ काम करने को मिला, बुद्धदेव दास जी के साथ बाग बहादुर उनके साथ काम करने को मिला, लेक टंडन जी के साथ काम करने को मिला, अमित राय जैसे नए जो कुछ डायरेक्टर्स हैं, रोड टू संगम अभी उन्होंने ओ माय गॉड में मैंने काम किया, अनुराग कश्यप की जो मेरे आसपास के लोग बोलते हैं उसकी बेस्ट फिल्म ब्लैक फ्राइडे रही है, इतना उसने वो सब, इस तरह से वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है और बहुत ईश्वर का शुक्रगुजार करूँगा
पर ऑफ एंड बोलेंगे तो ऐसे तो कोई किस्सा नहीं सुनाएंगे। पर जैसे अमरीश पुरी साहब ने मुझे एक शूट में हम मिले तो उन्होंने बोला खाना मेरे साथ खाओगे तुम, तो वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई। तो मुझे बुला के बोले फ्लटर समझते हो पानी पे जो चिड़िया फ्लटर करती है जी, तो कुछ चिड़िया होती हैं आके यूं 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 उड़ जाती हैं, और कुछ चिड़िया होती है वो तालाब पे या नदी पे ऐसे फ्लटर करती है। तो तुम्हारा मैंने काम देखा है सलीम नंगरा मोहतरो बाग भात, तुम्हें फ्लटर करने का मादा है, किस हाइट पे फ्लटर करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, फ्लटर करते रहना। तो वो चीज़ मुझे ना एक रह गई मेरे साथ। इस तरह का और सोचेंगे तो, पर आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ईश्वर की कृपा है कि अच्छा काम मिला, और ईश्वर की कृपा है कि वो काम हम समझ पाए और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। तो आशा करता हूँ ऐसा ही रहे, काम करते रहें जब तक हाथ पैर चल रहे हैं जी। और अच्छा टाइम है, हर तरह की फिल्में बन रही हैं, आप ध्यान से देखें तो हर तरह की फिल्में बन रही हैं, OTT में हर तरह की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये आपको तय करना है कि आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे टीवी जब तक हमें इंटरेस्ट कर रहा था तो हम रहे, जब नहीं लगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है और थोड़ा सा उसमें आप रिस्क भी लेते हैं, थोड़ा सा वेट भी करते हैं, ना कहना भी सीखते हैं। जैसे मुझे याद है ब्लैक फ्राइडे के बाद जैसे आई ब्लैक फ्राइडे तो एक डायरेक्टर मिले जिनको मैं जानता था, उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप गायब हो जाते हो, फिर कभी ये होता है कि आप बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग आता है आपका। तो मैंने बोला भाई हम तो शिकारी हैं, मचान पे बैठे तो इंतजार करते हैं जब कुछ अच्छा आएगा तो बीच में पॉज लेते रहते हैं आप। पॉज लेना तो कोई नहीं चाहता है, पर कभी कभी लेने पड़ जाते हैं। एक टाइम था काम भी गैप के बाद आता था, फिर जब आने भी लगा तो आप सोचते हो यार ये नहीं करना। अच्छा, ना कहना भी सीखना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि जरूरी ना कहना। अगर बैक टू बैक, जैसे अभी ईश्वर की कृपा है कुछ टाइम से मैं बैक टू बैक बिजी चल रहा हूँ, वो चांस की बात है कि जो आप करना चाह रहे हैं वो सामने से आता गया और आप हाँ बोलते गए। उसमें भी कुछ कुछ कभी एक आध बार छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो डेट्स एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, तो वो गैप्स कोई नहीं लेना चाहता है। पर कभी कभी एक टाइम था तो आ ही नहीं रहा था, फिर आया तो कभी लगा कि नहीं यार ये थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि जो आए वो ये मत सोचिए कि ये आ गया, इसको साल भर के रखिए ये पैसे, ताकि आप ना भी कह सकें। पर फिर अगर कुछ ऐसी भी स्टेजेस आती थी कि भाई आफ्टर एंड ऑफ द डे आपको बिल्स भरने हैं, जो बेस्ट पॉसिबल है वो चुन लो, तो काम सामने से ही आता है। आप तो हम तो एक्टर्स हैं, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसा किरदार जो अभी आप निभाना चाहते हैं रह गया हो, ऐसा कुछ है? एक्चुअली ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है, या ये पूछा जाता है कि आपका फेवरेट कौन है। सच कहूँ तो ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि ये किरदार ऐसा वाला मुझे मिले। मेरे पास जब भी किरदार आया है तब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। कई बार आप वो किरदार को सुन लेते हैं, वो सुनाते हैं आपको या आप पढ़ते हैं, फिर वो बैक ऑफ द माइंड कहीं आप कहीं और भी होते हैं, तो वो एक पीछे एक चक्री चलती रहती है। जैसे भाग मिल्खा भाग जब स्क्रिप्ट आ गई, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू बी कास्टेड। इनफैक्ट हीरो भी नहीं कास्ट हुए थे तब, मैं और शायद दिव्या दत्ता, हम दो पहले लोग थे जिन्होंने कास्ट। तो जैसे मैंने उसमें बहुत सारा अपनी तरफ से जोड़ा जो कि डायरेक्टर ने अलाउ किया। तो जैसे किसी का फोन बजा और उसमें गुरबानी से था लाख खुशियां बादशाहियां, तो मैंने बोला एक दोबारा बजा, और वो मैंने रख लिया। तो बीच बीच में उसको कई बार बोलता लाख खुशियां बादशाहियां जो है गुरुदी में। या एक मैंने उसमें लाइन बोली, वो थोड़ा लंबा था, वो किसी ने भेजा था, मैंने फिर वो लिख के रख लिया था, सारे यारा ते बेलिया उन्होंने दी सोनी सोनी सेड़िया उसकी जीत की खुशी की। जी जी। तो वो हमने उसमें जोड़ दिया। डायरेक्टर ने मुझे सिर्फ इतना बोला, उसमें थोड़ा लंबा था, इसको छोटा कर लीजिए नहीं तो रह। तो आप जब एक किरदार पे काम कर रहे हैं ना, तो उससे पहले कुछ महीने पहले, आज जब आप या महीना भर पहले या 10 दिन पहले या उस दौरान कोई सुनते, वो एक्टर का काम है। आप डायरेक्टर्स भी हमें अलाउ किया। जब वी मेट में जैसे डायरेक्टर ने बोला आप बाग, इसमें भी ऐसा ही हुआ। तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर आप देखता है, लेकिन दे अलाउड मी
कि करो, और उसमें जैसे उन्होंने बोला नहीं इसको छोटा कर दो, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें कट भी जाती हैं एडिटिंग में। तो द पर्पस ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि जब आप कोई किरदार कर रहे होते हैं तो आपकी कान आँख सब खुले रहते हैं। वो कहाँ से क्या मिलेगा आपको जो आप उस किरदार में डाल सकते हैं। जैसे रोड टू संगम में एक मौलाना साहब मेरे फादर के ऑफिस में आते थे, वो तो मेरे यंग एज के ज़माने की बात थी, पर स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते कुछ ढंग से मैं एक चीज़ें बोला था, मुझे लगा उनका कुछ जेस्चर था, वो मैंने उसमें डाल दिया। या आर्मी के लोग जब आते थे तो वो जिस तरह से अपने सुपीरियर से बात करते थे, इंतज़ार सीरियल में मेरा लास्ट डायलॉग था, सर आप नाराज़ तो नहीं है। वहाँ से मैंने वो सर को पकड़ के उसके ऊपर यस सर नो सर यस सर ऐसा। तो आप अपने एक्सपीरियंस या कुछ सुना है या देखा है या पढ़ा है और जो स्क्रिप्ट में है और जो ऑफ कोर्स बाकी, तो उसमें आप उसको फिट करते हैं, तो वही मज़ा है। तो आपको अपना सब खोल के रखना होता है। अपनी कोई फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहेंगे? मेरी फिल्मों के डायलॉग इस तरह के होते ही नहीं है। अच्छा। पर वो जब भी मिनट में हमको खोते हैं ये सब लोग बोलते हैं। ऐसे तो हमारी देखिए फिल्म में डायलॉगबाजी वाली नहीं है। हमारे किरदार जो है ना वो कोशिश यही रहती है कि थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच लेके चले। हाँ, ऐसा कोई बोलता है वो वाला सुना दीजिए, वो याद दिलवा देंगे तो सुना देते हैं, आप तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी पसंद का कोई फिल्मी नगमा सुना दीजिए। देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर एक जो मेरा फेवरेट रहा है, कुछ गाने जैसे ओरे ताल मिले नदी के जल में, पर एक गाना मैं अक्सर गाता था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो क्या ले बात उधार। है, हो जाए किसी हो को जाए। हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। नहीं मैं सुर वाला नहीं हूँ। अच्छा। बल्कि हम जब थिएटर करते थे जी। तो हम क्योंकि नाटे थे तो आगे खड़े होते थे, तो वंदना से बहुत सारे प्लेस शुरू होते थे ना, तो गाने वाले बोलते थे तुम पहली लाइन के बाद गाओगे, तो हम पहली लाइन एक माइम करते थे बम बम भोले ना, ताकि उनका सुर ना जाए। अच्छा। तो हम कोरस वाले हैं जो थोड़ा ऊंचा आते हैं। और गाता मैं हमेशा गाता रहा हूँ, नाचता हूँ, और मैं सबसे कहूँगा गाते रहिए, नाचते रहिए, हंसते रहिए। हंसना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं हमें नाचना नहीं आता, नाचने में क्या है, किसी ने कोई पॉइंट्स थोड़ी देने आपको, बस यूं यूं पाँव हिलाइए, हाथ हिलाइए, जैसा भी। अगर कोई बोले आप बड़े फनी ढंग से नाचते हैं, हाँ भाई, तो आपकी आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए। आप गाइए, बेसुरा भी गाइए भाई, कौन से आप स्टेज पे थोड़ी बैठे हैं या किसी कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है। यारों दोस्तों में गाइए, जीवन का आनंद लीजिए, हंसिए। जब मैं बहुत टाइम तक नहीं हंसता, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगी। हंसना बहुत ज़रूरी है। अपना जीवन किसी के पाँव के ऊपर पाँव मत रखिए, ना किसी को रखने दीजिए। जीवन में अगर आप हंसे नहीं, नाचे नहीं, गाए नहीं, और कैसा भी गाइए जी। ना, हम खराब गाएंगे तो अच्छे गाने वाले की एप्रिसिएशन होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, हमारी ये दुआ है कि आप इसी तरह से बेहतरीन काम करते जाएं और आप गुफ्तगू में तशरीफ़ लाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी ब्लॉकबस्टर फिल्म